हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा। आपके पास बहुत दिनों बाद मैं मेरा ये वीडियो अब आ रहा है। काफ़ी दिनों से वीडियो बनाना मैंने ऑफ कर रखा था। कहीं पर साइट विजिट के लिए चला गया था और मैं फंस गया था वहाँ पे। तो आज हम लोग अपना जो है अगला लेक्चर डीएसएमएस का कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं पहले भी बता चुका था आप लोगों को कि नोट्स वगैरह जो मैंने आप लोगों को फ्री में पहले प्रोवाइड किया था पिछले साल का, मैंने कहा था आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज लिंक अब ऑफ हो जाएगी। ठीक है। तो नोट्स की लिंक अब ऑलमोस्ट मुझे लगता है ऑफ हो चुकी है। और अब जो नोट्स आएंगे वो अपडेटेड नोट्स आएंगे, हर सब्जेक्ट से अपडेटेड नोट्स होंगे। और वो नोट्स पेड होंगे, ठीक है ना। बहुत कम चार्ज में आपके पास सटीक डिप्लोमा के नोट्स जो हैं, जो आपको एग्जाम के लिए, सेमेस्टर वाइज एग्जाम के लिए जो आपके वैल्यूएबल हैं, वो पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब वो नोट्स बहुत मिनिमम अमाउंट में पेड नोट्स होंगे, ठीक है ना। क्या प्रोसीजर होगा उसका, कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे आपके पास पहुंचेगा, सारी जानकारी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तब तक के लिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आपका डीएसएमएस का अगला लेक्चर, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं हम लोग। तो पिछले सेगमेंट में हमने जो बात किया था, हमने बात किया था कि कोई भी, जब बीम के बारे में हम स्टार्ट किए थे पढ़ाना, हमने बताया था कि कोई भी एक शॉर्ट वीडियो, मैंने बीम का पहला लेक्चर, लेक्चर नंबर 33 बीम से रिलेटेड लेक्चर है, पहला लेक्चर है। उसके बाद ये दूसरा लेक्चर है बीम का, ठीक है ना। अब बीम में मैंने बताया था कि बीम का फेल्योर किसमें किसमें हो सकता है, या किसी बीम पर जब लोड लगता है तो वो बीम किन किन वजहों से फेल होती है, ठीक है ना। इन सब सारी चीजों का जिक्र मैंने किया हुआ था उस वीडियो में। अब उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग कि क्या क्या उसमें मैथमेटिकली किया जाता है, या न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, उन सब चीजों के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूं कि बीम का जो पहला मैंने बताया था, बीम में जो लोड का इफेक्ट होता है वो कौन सा इफेक्ट होता है, वो होता है बेंडिंग होती है बीम की। दूसरा मैंने बताया था कि बीम में क्या हो सकता है, शियर हो सकता है। तीसरा मैंने बताया था कि एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो सकता है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो सकता है। चौथी चीज बीम में क्या हो सकती है, तो मैंने बताया था कि वेब बकलिंग हो सकती है। और फिर मैंने बताया था कि वेब क्रिपलिंग हो सकती है, ठीक है ना। वेब क्रिपलिंग, ये 5 इफेक्ट थे लोड के। किसी बीम पर जब लोड पड़ रहा था तो उसमें ऐसे इफेक्ट हो सकते थे। और ये बात मैंने आपको हर जगह, कोई भी बीम हो या कोई भी फ्लेक्चरल मेंबर हो, उस पर लोड लगता है ना, तो ये सारी चीज में उसमें हो सकती है, ठीक है। लेकिन बीम के केस में ही हम लोगों को पढ़ना। और मैंने ये भी आपको बताया था कि बीम के रूप में सबसे ज्यादा सुटेबल है आई सेक्शन का यूज करना, ठीक है ना। आई सेक्शन का यूज ही क्यों मैंने बोला था कि अभी तो मान लीजिए, आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आई सेक्शन ही क्यों, इस पर भी हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है ना। देखिए बीम का जो बहुत बेसिक काम होता है ना, सबसे मेजर काम होता है बेंडिंग को लेना। क्योंकि जब बीम पर आप लोड लगाते हैं तो उस पर एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट आता है, ठीक है। और वो बेंडिंग मोमेंट जो आता है बीम पर, उसके उसके साथ साथ ये चीजें भी आती हैं, शियर डिफ्लेक्शन। लेकिन जो मेजॉरिटी में जो उसमें प्रॉब्लम है बीम में, जो मेजर प्रॉब्लम है बीम में, वो बेंडिंग की होती है, ठीक है। और आई सेक्शन ऐसा है जो अगर एक सेक्शन के रूप में देखा जाए तो बहुत सुटेबल है बीम पर मोमेंट को झेलने के लिए। कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए जरा क्या है, इसमें बात कर लेते हैं हम लोग बेंडिंग के केस में। तो एक चीज बताइए, अगर हम लोग डीएसएमएस में यानी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टील का कोई मटेरियल बना हुआ है, तो स्टील एक कैसा मटेरियल है। अगर हम कहेंगे कि स्टील कैसा मटेरियल, तो आप कहेंगे कि वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल है। इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी थ्रू आउट द लेंथ एंड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एक समान है। मतलब उसका जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रही है। अब वो सेक्शन का शेप वगैरह बदलना दूसरी चीज होती है। अब लाइक आई सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, तो इनका शेप चेंज हुआ है। शेप मतलब इनकी बनावट बदली है, लेकिन ये बने एक ही पदार्थ के हैं। और वो पदार्थ के बारे में मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई मटेरियल सेम है तो उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी भी सेम होगी। जैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या है, वो लोड कितना ले सकता है, उसमें स्ट्रेस मैक्सिमम कितना जनरेट हो सकता है, उसमें मैक्सिमम उसका ई कितना, मतलब यंग मॉडुलस उसका कितना है, या फिर उसमें और भी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसका केमिकल प्रॉपर्टी एक तरीके से कहा जाए सेम है। और कुछ हद तक कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी, ठीक है ना। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, वो सेक्शन वाइज वेरी करेगी, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब जो उसके ज्योमेट्री यानी उसकी बनावट पे निर्भर करती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेंडिंग में कौन कौन सा किसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक चीज जान लीजिए कि जब मैंने कहा कि स्टील ऐसा मटेरियल है जो एक तरह से
एक समान प्रॉपर्टी रखता है। अच्छा, कंक्रीट में क्या प्रॉब्लम थी? कंक्रीट में ये था कि थ्रू आउट द सेक्शन वो एक समान नहीं था, कहीं पर उसमें छड़ें थी, कहीं पर केवल कंक्रीट था, कहीं पर गिट्टी बालू, लेकिन स्टील क्या है, एक समान जैसा समझ में आ रहा है। तो एक चीज जान लीजिए, स्टील अगर एक समान है या कोई भी ऐसा पदार्थ जो एक समान क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल प्रॉपर्टी रख रहा है, तो उस पर ना सोम के थ्योरेटिकल फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। मतलब जो आपने सोम में फॉर्मूले पढ़े थे ना, वो फॉर्मूले इसमें एप्लीकेबल होंगे, मतलब वो लग जाएंगे। लेकिन आरसीसी में सोम का फॉर्मूला नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि आरसीसी सेक्शन एक कंपोजिट सेक्शन था, जबकि सोम में ज्यादातर किस तरह के सेक्शन पर बात की गई है? सोम में बात की गई है होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक सेक्शंस पर। तो अब बात करते हैं कि सोम में एक फॉर्मूला है बेंडिंग का। कौन सा फॉर्मूला है? जानते हैं हम लोग उसको, बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं एम बाई आई। सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, वीडियो क्वालिटी को 360 पिक कर लीजिए, तो जरा उससे ऊपर ही करिएगा, उससे कम मत करिएगा, नहीं तो वीडियो फिर आपको दिखाई नहीं देगी। वीडियो क्वालिटी कम से कम 360 पी पर करिएगा। आप देखिए बेंडिंग इक्वेशन में फॉर्मूला एम बाई आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये सोम में फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला कहता क्या था। अगर आपने समझा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझा दूं। ये बेंडिंग इक्वेशन है, ये बेंडिंग इक्वेशन ये क्या कहता है, इससे पहले जान लीजिए, ये तभी लागू होगा जब सेक्शन होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होगा। अब एक बात मैं बता दूं, ये फॉर्मूले में ये फॉर्मूला किसी भी ऐसे फ्लेक्सुरल मेंबर पर लागू है या बीम पर स्पेशली लागू है जिसमें मोड़ने पर मुड़ते समय उसकी जो प्लेन, पहले प्लेन, जैसे कोई आपने एक सेक्शन लिया, बीम का कोई सेक्शन है, ये देखिए, ये मान लीजिए एक गोल ही है, लेकिन ये बीम मान लेते हैं, ये बीम की तरह ट्रीट कर रहा है। इसका ये सेक्शन देखिए प्लेन है, प्लेन मतलब बिल्कुल सतह इसकी क्या है, प्लेन है। अब इसको जब मोड़ेंगे तो भी तो ये प्लेन ही रहेगी ना। इस प्लेन विल रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। इसका अर्थ होता है, एक्चुअली ये बहुत अपने आप में इलेबोरेटिंग चीज है, आपको जब तैयारी करेंगे या इन चीजों के बारे में समझाऊंगा कि असल में इसके प्लेन पहले और प्लेन बाद में होने का अर्थ होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा तभी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब चीजें आपको नहीं जाननी है। आपको बस इतना जानना है कि इस बीम को पढ़ने में बेंडिंग इक्वेशन बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, और बेंडिंग इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब वो एजम्पशंस को फॉलो करेगा। और एजम्पशंस क्या क्या होते हैं? पहला एजम्पशन होता है, ये एजम्पशन पहला ये कहता है कि जो मटेरियल है आपका वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है। पहला चीज, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए यह लागू होगा। दूसरा, ये तभी लागू होगा, एजम ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तीसरा, या हुक्स लॉ को फॉलो करे या प्लेन विल रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, यानी नमन के पहले जो काट समतल थी वो नमन के बाद भी समतल रहेगी, वो वाला कहानी को फॉलो करेगा, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और भी मान्यताएं हैं, जैसे उसमें कि प्रतिबलों का वितरण सरल रेखीय होगा। सब एक ही बात है, घुमा फिरा के बातें एक ही हैं। लगभग जितनी भी बातें आप इसमें पढ़ रहे हैं, घुमा फिरा के सारी बातें आपको एक ही मिलेंगी, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होने के लिए, अच्छा, मटेरियल की प्रॉपर्टी एक का एक है, मतलब उसका ई क्या है, ई पूरे थ्रू आउट द लेंथ उसका ई क्या है, सेम है। ई क्या है, हर पूरे मटेरियल में ई का वैल्यू क्या है, सेम है। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इसका जरूरत आपको इसमें नहीं है। बस मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब ये होगा, ठीक है ना। आपको कहेंगे सर इतना क्यों बता रहा है, बस याद दिला रहा हूं, काम तो अब है, आपको समझना है। जानते हैं, कोई बीम मुड़ती है इस तरीके से, जब कोई बीम इस तरीके से ऐसे मुड़ी है, मान लीजिए बीम का एक्सिस ऐसे मुड़ गया, तो ये जब मुड़ रही है तो एक सर्कल के फॉर्म में मुड़ेगी, ये भी एक मान्यता है। चौथी मान्यता आप कर सकते हैं कि सर्कुलर सर्कुलर बेंडिंग, मतलब जब बेंड होगी तो ये सर्कल के फॉर्म में बेंड होगी, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ये सब सारी मान्यताएं हैं, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए जरा, जब ये बीम इस तरह से मुड़ रही है तो इसका सर्कल का रूप ले रही है, एक बड़े सर्कल का एक आर्क बना रही है, तो इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, उस रेडियस को हम लोग कहते हैं आर। ई उसका यंग मॉडुलस है। दूसरा एफ क्या है, एफ अगर ये बीम है ऐसे, मान लीजिए ये बीम ऐसे थी पूरी,
ये बीम ऐसे है, तो इसमें एफ क्या है? एफ मतलब होता है जो ऊपरी और निचली सिरे में, ऊपरा सिरा दब रहा होगा, नीचे वाला खींच रहा होगा, तो इसमें जो स्ट्रेस आ रहे हैं ना इन सिरों में, उनको कहते हैं हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस। और एफ क्या होता है यहाँ पे? बेंडिंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पे? बेंडिंग स्ट्रेस है। वाई क्या है? अच्छा, एक चीज आप जानते हैं कि अगर ये बीम है तो ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे बीम में ऊपर की तरफ, और जैसे जैसे जाएंगे आप नीचे की तरफ, तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब आप अगर इसको ऐसे समझें कि ये वाला जो न्यूट्रल प्लेन है ना इसका, ये वाला, ये जो इसका न्यूट्रल प्लेन है, न्यूट्रल प्लेन इसको कह दें, न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल प्लेन में मैंने अंतर बताया था आरसीसी पढ़ाते समय। तो न्यूट्रल प्लेन जो आपका है ना, असल में बस इतना जान लीजिए कि अगर ये सेक्शन है ऐसे, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। मतलब देखिए, अगर इसको लंबाई की दिशा में है ना तो न्यूट्रल प्लेन है, जब इसको साइड से ऐसे काट के देखेंगे इसके क्रॉस सेक्शन पे, तब ये न्यूट्रल एक्सिस बताएगा। ठीक है ना? अगर तब एक चीज समझ लिया आपने कि न्यूट्रल प्लेन जो है आपका, उस वो तो ना तो दबता है ना सिकुड़ता है। ये वाला प्लेन बताइए, ना तो दबता है ना तो सिकुड़ता है, तो इसका मतलब इस पर स्ट्रेन जीरो होगी, इस पर स्ट्रेस भी जीरो होगा। तो अब एक चीज जान लीजिए कि इस न्यूट्रल प्लेन से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ते 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 एकदम ज्यादा यहां हो जाएगा ऊपर, और इस न्यूट्रल प्लेन से नीचे आएंगे तो बढ़ते 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 एकदम ज्यादा हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो इस जगह पर तो स्ट्रेस जीरो होगा। ये क्लियर है ना कि इस जगह पर स्ट्रेस जीरो होगा। तो एक चीज बताइए कि y क्या है? अगर आपको f निकालना है, एफ मतलब स्ट्रेस, तो कहेंगे सर इस जगह पर स्ट्रेस कितना? मैं बोलूंगा नहीं, बताइए कि इस एक्सिस से इस दूरी पर ही, इतने ही दूरी पर स्ट्रेस कितना है, इतने ही दूरी पर स्ट्रेस कितना है? कहेंगे एकदम नीचे मत जाइए, ऊपर बताइए, यहां बताइए। तो देखिए वाई वो दूरी है जहां पे स्ट्रेस निकालना है। मतलब न्यूट्रल एक्सिस से उस फाइबर की दूरी जहां पे स्ट्रेस निकालना है। तो वाई बताइए मैक्सिमम कितना हो सकता है? वाई बढ़ के मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो y जो यहाँ पे बढ़ सकता है मैक्सिमम। देखिए बीम की गहराई अगर हम पूरी मान लें कि d है, बीम पूरा गहराई जो है वो d है, तो y मैक्सिमम से मैक्सिमम d/2 तक जा सकता है। ठीक है ना? y मैक्सिमम d/2 हो सकता है, y मैक्सिमम d/2 तक हो सकता है। वैसे तो y कुछ भी हो सकता है, y जीरो भी हो सकता है। अगर y आप जीरो करेंगे तो इसका मतलब आप यहीं पर है। y जैसे जैसे बढ़ेगा ऊपर की तरफ, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर या नीचे की दूरी जो होती है वो y होती है। ठीक है, y समझ में आ गया क्या है? F उसी जितनी दूरी पर y है उस जगह वाले फाइबर में स्ट्रेस जो है वो F है। M क्या है? M जो है वो बेंडिंग स्ट्रेंथ कहिए या बेंडिंग मोमेंट कहिए बीम का। ठीक है ना? बीम कितना मोमेंट झेल सकती है वो M है, वो उसका मोमेंट लेने की क्षमता है। बीम क्या है? मोमेंट लेने की क्षमता है। और I क्या है? I जो है वो पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये सेक्शन अगर आयताकार है, ये इसकी चौड़ाई b है, ये गहराई इसकी d है, तो I इज इक्वल टू, आप जानते हैं आयताकार हो तो क्या होता है? बी डी क्यूब बाई 12 एक्सेस के केस में। ठीक है ना? और अगर वाई वाई बनाएंगे तो फिर डी बी क्यूब बाई 12 हो जाएगा। ठीक है ना? ये होता है बीम का पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर है चीजें आपको कि बीम के बारे में ये फॉर्मूला क्या क्या है, कैसे कैसे? तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो m है वो क्या है? मोमेंट है। अब इसमें थोड़ी सी कहानी आपको अभी समझनी है, अभी बताऊंगा मैं। I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, F जो है बेंडिंग स्ट्रेस है, Y जो है डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस। अब एक चीज मैं बता दूं, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। मतलब होता तो है तीनों बराबर, लेकिन इसकी जरूरत आपको इस स्टील के बी मतलब आपके डीएसएमएस में पड़ेगी नहीं। तो आप इतना ही फॉर्मूला केवल याद रखेंगे तब भी आपका काम क्या होगा? हो जाएगा। तो अब एक चीज यहां पर आपने समझ लिया कि ये फॉर्मूला हमको इस तरह, तो इसको मैं जरा मॉडिफाई करके लिखता हूं। मैं लिख सकता हूं क्या कि m इज इक्वल टू एफ इंटू आई बाई वाई लिख सकता हूं मैं इसको। देखिए आई को उधर, आई बाई वाई को मैंने भेज दिया। आई बाई वाई, एक चीज ध्यान रखिएगा,
अगर y को हम मैक्सिमम कर दें, लाइक अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि देखिए यहां पर मैं इससे ये सिद्ध होता है ना, इससे केवल इतना सिद्ध होता है कि मोमेंट लेने की क्षमता, किसी बीम में कितना मोमेंट ले सकती है कोई बीम, वो डिपेंड करता है कि उसका बेंडिंग स्ट्रेस कितना है और उसका I बाई वाई कितना है। यहां से एक कहानी बहुत बढ़िया समझिएगा, बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, एक बीम कितना मोमेंट ले सकती है, F इंटू आई बाई वाई, ठीक है। अब बताइए F क्या होता है, मटेरियल में बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब समझ रहे हैं, दबाने पर वो कितना स्ट्रेस दे सकता है। तो कोई मटेरियल जितना ही ज्यादा स्ट्रेस देगा उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो कोई मटेरियल अगर मजबूत रहे तो इसका मतलब उसका बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा है। अच्छा, मटेरियल मजबूत है तो बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा है, ये तो समझ में आ रहा है कि मटेरियल मजबूत है तो बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि फिर ये I बाई वाई क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज समझ में आ रहा है कि M के हिसाब से अगर देखा जाए तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब ये I जो है सेक्शन पर निर्भर करता है, सेक्शन पर, यानी I जो है वो आयताकार होगा तो BD क्यूब बाई 12 होगा, वो वर्गाकार भी हो सकता है, वो सर्कुलर मतलब वृत्ताकार हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, I उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अब Y क्या होगा, Y मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ऐसे यहां से यहां तक की दूरी। अब हम चाहते हैं कि M ज्यादा हो, तो M मतलब बीम में अंदर क्षमता ज्यादा हो लेने की, तो हम क्या करेंगे, बीम पर लोड लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस मैक्सिमम कितना जा सकता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो अपनी क्षमता तक ही तो जाएगा। शुरुआत में मान लीजिए स्ट्रेस नहीं है, लोड लगा स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ, लोड लगा स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ, लोड लगते लगते जब स्ट्रेस बढ़ना शुरू होगा तो उस केस में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि F कितना तक जा सकता है, उसकी लिमिट तक ही तो जाएगा। तो मान लीजिए F को आप खूब बढ़ा लिए, लेकिन आप I बाई वाई को भी तो बढ़ा सकते हैं। और I बाई वाई क्या है, ध्यान से दीजिएगा, एक I का मतलब इसका इनर्शिया और Y मतलब दूरी। मतलब ऐसा कोई सेक्शन बने, ऐसा कोई सेक्शन बने जिसका I बहुत ज्यादा हो और Y कम हो, I ज्यादा हो और Y कम हो, तो उसका M ज्यादा होगा। मतलब सेम स्ट्रेस तो देखिए आप किसी का बदलना, अगर स्टील का बना है तो स्टील के लिए F फिक्स है। अब स्टील का ही बना है तो आप एक आयताकार सेक्शन ऐसे ले लीजिए, एक चैनल सेक्शन ले लीजिए ऐसे, एक आप एंगल सेक्शन ले लीजिए, ठीक है ना। तो सबका I बाई वाई अलग अलग होगा, ठीक है ना। अब एक I सेक्शन भी ले लीजिए, बने तो सब स्टील के हैं, तो इसका एक अर्थ हुआ कि स्टील के लिए बनेंगे तो सब में बेंडिंग स्ट्रेस F क्या है, एक समान होगा। यानी F सबका क्या होगा, एक समान होगा। क्यों एक समान होगा, क्योंकि ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लेकिन सेक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि हम ऐसा सेक्शन लें जिसका I ज्यादा हो और Y कम हो। और एक चीज आप जान लीजिए, इससे अब आप भी जानते हैं कि इसका ये न्यूट्रल अगर एक्सिस है तो इसके अबाउट मोमेंट लेते हैं, एरिया मोमेंट, तो उसी को आई कहते हैं। मैं डिटेल में इसमें सोम में बात करूंगा अगर पढ़ाऊंगा तो। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आई का इसके अबाउट मोमेंट, तो इससे जितनी दूरी पर ज्यादा मटेरियल होगा, कुल मिला के ये जान लो बंधु कि आई सेक्शन का जो आई होता है ना वो ज्यादा होता है। किसके अबाउट, ये एक्स एक्स के अबाउट, ऐसे ही रखा गया हो अगर इसी तरीके से, तो आई बहुत ज्यादा होगा और उसकी तुलना में वाई जो है वो कम होगा। तो I और Y का अनुपात ना I सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा होता है, तो I और Y के अनुपात को एक नाम भी दिया गया है, M इज इक्वल टू F इंटू जेड बोलते हैं। और Z को बोलते हैं हम लोग, Z को सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस यानी आकृति मापांक या परिच्छेद मापांक। यानी हमने बोला कि M मतलब बीम के मोमेंट लेने की क्षमता, उस बीम के मटेरियल में अधिकतम बेंडिंग स्ट्रेस और सेक्शन मॉडुलस पर निर्भर करती है। सेक्शन मॉडुलस जिस सेक्शन का सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा मोमेंट बर्दाश्त कर सकता है। तो एक बात बताइए, सेक्शन मॉडुलस इन सब में किसका ज्यादा है, I का। दैट इज वाई सेम मटेरियल में लगाया जाए, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ स्टील लें, मतलब सेम अमाउंट ऑफ स्टील का मतलब स्टील की एक समान मात्रा लेके एक बार ऐसी आकृति बनाएं, एक बार ऐसी बनाएं, ऐसी बनाएं और फिर इसकी बनाएं,
तो F तो सेम है, लेकिन I बाई वाई इसका सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये बीम सेक्शन के रूप में सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। कौन? I सेक्शन। समझ में आ गया बात? अब ये बात बताइए, F आप Z का वैल्यू तो चलिए सेक्शन वाइज आप जब जाएंगे ना, अच्छा सेक्शन वाइज मतलब ये इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हुई, ये तो आकार पर निर्भर करती है ना, ज्योमेट्री पर, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हुई। तो एक चीज जान लीजिए कि इस बीम की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जब टेबल में पढ़ेंगे आई सेक्शन के बारे में, जैसे कई बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर कहाँ दिया हुआ, अरे बंधु मैंने बताया टेबल जो है किताब के पीछे दी गई है। जब आई सेक्शन खोलेंगे ना, तो आई सेक्शन का वैल्यू आपने देखा कि ISMB है, मान लीजिए ISMB 300 है, मीडियम बीम है, 300 mm उसकी गहराई है। उसकी जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें IXX IYY आर भी, आर मैक्सिमम आर मिनिमम, उसके साथ साथ उसका सेक्शन मॉडुलस जेड भी दिया रहेगा, जेड भी दिया रहेगा आपको। तो एक चीज बताइए, मैं आपसे कहूं कि एक बीम है ISMB 300, बताइए वो कितना मोमेंट ले सकती है? तो आप जाइएगा उसका जेड पढ़ लीजिएगा टेबल से। टेबल से अगर आपने जेड पढ़ लिया तो जेड पढ़ने के बाद एफ कितना होगा, तो एफ का वैल्यू जो होता है, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, एफ का वैल्यू जो होता है आई सेक्शन में, इस एफ का, ये जो एफ है, एफ मैं इसको बी मतलब बेंडिंग कर दे रहा हूं, बेंडिंग मतलब समझ रहे हैं, बेंडिंग में कितना स्ट्रेस ले सकता है, तो ये होता है 0.66 Fy। मतलब अगर एल्डिंग स्ट्रेस इसका Fy मतलब एल्डिंग स्ट्रेस इसका पता हो तो आप बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अब अगर Fy की वैल्यू आप जानते हैं, ज्यादातर केसेस में हम 250 की स्टील यूज करते हैं, तो बताइए Fb की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0.66 इंटू 250 दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 165 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये कोड का रिकमेंडेशन है। कहेंगे सर 0.66 कहां से आया? कोड ने बोला है कि 0.66 टाइम्स ऑफ Fy इसका बेंडिंग स्ट्रेस होगा। अब बताइए किसी भी स्टील में इतना स्ट्रेस लेने की क्षमता आपको पता है, आपका जेड पता है, तो आप निकाल लेंगे कि वो कितना मोमेंट ले सकती है। समझ गए बात को? मोमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? जेड और एफ, खत्म। जेड और एफ ये सब जो मैंने आपको समझाया वो समझिए, लेकिन मुद्दे की बात है कि कोई बीम कितना मोमेंट ले सकती है, एफ इंटू जेड के बराबर, वेर एफ इज इक्वल टू दिस। अदरवाइज ये दिया भी रह सकता है, क्वेश्चन नहीं दिया रहा है तो ये लेंगे, दिया रहेगा तो कितना लेंगे, जो दिया जाएगा वो ले लेंगे। जेड कहां से लेंगे? जो सेक्शन, अरे भाई आपसे कोई कहेगा बताइए एक बीम है कितना मोमेंट लेगी, तो आप कहेंगे बताइए बीम कौन सी है, किस साइज की में, जब साइज बताएगा तो टेबल में आप उसका जेड पढ़ लीजिएगा, और जेड पढ़ेंगे तो उसका एफ आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पता चल जाएगा वो कितना मोमेंट लेगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उल्टा मोमेंट दिया रहता है, जैसे डिजाइन में क्या होता है, ये तो आपने मोमेंट निकाला, कई बार दिया रहता है और आपको निकालना होता है कि वो कितना उसका जेड होगा या कितना उसमें, जैसे आपको एफ दिया है, बोल दिया कि एक बीम पर 40 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट आ रहा है, बताइए कौन सा सेक्शन यूज किया जाए, तो वो डिजाइन का क्वेश्चन है, जब बीम का डिजाइन बताएंगे तब उसको समझा देंगे, ठीक है ना। अभी तो मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालना बहुत आसान है, देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला है, आरसीसी में बहुत तामझाम था, जेड टेबल से पढ़ेंगे, आप मालूम है, रख देंगे, दोनों निकल जाएगा। बीम इतना मोमेंट झेल सकती है, ये आपने जान लिया। अब इसी तरीके से हम लोग ये जानेंगे कि बीम शियर में कितना झेलेगी या सुरक्षित होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि बेंडिंग में इतना वैल्यू होता है। इसी तरीके से दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं अब शियर का, ठीक है ना। पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बने रहिए, चिंता मत करिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। आपने ये तो समझ लिया कि आई सेक्शन बहुत अच्छा है, किसके लिए? बीम के लिए। क्यों? क्योंकि उसके आई बाई वाई का रेशियो जो होता है ना वो ज्यादा होता है, यानी उसका सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? ज्यादा होता है। आप चीजों को देखिए धीरे धीरे, वन बाई वन। अब हम लोग बात कर लेते हैं शियर की। एक चीज जान लीजिए कि जब आई सेक्शन लोग इस तरीके से लेते हैं, मान लीजिए ये आई सेक्शन है आपका, अगर इसका नाम दिया ना, जैसे मान लीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो नाम लिया था कि सपोज ये ISMB 300 है, इसके बारे में मैंने बोल दिया कि ISMB 300 है। जब आप टेबल पढ़ेंगे ना तो ISMB 300 का आप सब कुछ जान जाएंगे, जैसे TF कितना है, यानी थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना है, ये आपको पता चल जाएगा, जाके पढ़ लेंगे टेबल में। ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज हो गया।
TW कितना है, यानी थिकनेस ऑफ वेब, मतलब इस वेब की मोटाई आप पढ़ लेंगे। इसका IXX पढ़ सकते हैं, इसका IYY पढ़ सकते हैं, इसका Z पढ़ सकते हैं, RXX, RYY, इसका CXX, CY सब पढ़ सकते हैं। सब कुछ टेबल में दिया रहता है। इसका टेबल में सब कुछ दिया रहता है, ये जान लीजिए आप। तो कैसे इसको फिर करें, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सीयर जब आता है ना तो माना जाता है कि, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, और ये इसका ना डी जो होता है इसकी कुल गहराई होती है, कहां, बाहर से बाहर, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की गहराई टी होती है। सीयर माना जाता है कि केवल वेब पर आता है, इस तरीके से, ये हिस्से पर, ये जो कलर किया हुआ हिस्सा है सीयर इसी पर माना जाता है, फ्लैंज के इस हिस्से में सीयर नहीं माना जाता है। तो जब हम ये चेक करते हैं कि सीयर जैसे मोमेंट कितना लगी ये पता कर लिया आपने, ये सीयर कितना मतलब इसमें कितना आ रहा है वो पता करना हो तो आप कुछ मत करिए, मोमेंट की वजह से लोड पता चलेगा। अभी न्यूमेरिकल से क्लियर होंगी चीजें, फिलहाल आप जानते जाइए। एक बीम जो होता है ना वो सीयर स्ट्रेस टाउ वी जो लेती है, टाउ वी का मतलब यहां पर ले सकती है वाला मैं बता रहा हूं, वो आता है सीयर स्ट्रेस 0.4 FY, ठीक है ना, 0.4 FY इस पर एवरेज सीयर आता है। मतलब इतना, जैसे आपने उसका पढ़ा ना 0.66 FY के बराबर उसमें स्ट्रेस आ सकता है, तो ये सीयर स्ट्रेस जो टाउ वी है, टाउ वी 0.4 FY। अच्छा ये एवरेज है, एवरेज है, लेकिन टाउ मैक्स जो आता है वो आता है 0.45 FY। खैर इससे हमको कोई मतलब नहीं है 0.4 FY से, हमें मतलब इसी एवरेज से, ठीक है ना। कहेंगे इतना स्ट्रेस आना, अब कहेंगे कि ये तो ये झेल सकती है, मतलब ये है परमिशन, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, इतने तक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक्चुअली कितना आ रहा है ये भी तो पता करना। ये तो इतना चलेगा, इतना स्ट्रेस आए तो चलेगा, लेकिन आ कितना सकता है या एक्चुअली कितना आएगा वो देख सकते हैं। तो एक्चुअल शियर स्ट्रेस, एक्चुअल शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है, तो कहेंगे लोड अपॉन, अब मैंने बोला इसी एरिया पे ना, तो ये एरिया कितना होगा, देखिए ये पूरा डी है, डी मतलब गहराई, ये डी, और ये मोटाई कितनी है इसकी TW, तो कहेंगे डी इंटू TW। ये इसका क्या है, ये इसका शियर स्ट्रेस है जो इस पर आ रहा है। अब एक चीज बताइए, शियर स्ट्रेस इतना जो आ रहा है वो बढ़ना नहीं चाहिए, किससे, इसकी क्षमता से। अब एक यहां पर लोड का मतलब देखिए हमेशा शियर लोड है, ठीक है ना, लोड मतलब शियर, इसको आप किससे दिखा सकते हैं, V अपॉन डी इंटू TW, इसको सिंबल के फॉर्म में दिखा दिया मैंने। तो ये बताइए एक्चुअल शियर स्ट्रेस कितना होगा, V अपॉन डी इंटू TW। अच्छा ये तो अच्छा V बढ़ाते जाएंगे, अब मान लीजिए यही सेक्शन है, इस पर V मतलब शियर फोर्स बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, तो शियर फोर्स जब बढ़ता जाएगा, और ये D इंटू TW तो फिक्स है, साइज है ये बीम की, तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इस चीज का ध्यान रहे। तो कितना आ रहा है वो यहां से पता चल जाएगा, लेकिन एक सीमा तक ही आना चाहिए, वो सीमा है ये, वो लिमिट है ये, इससे ज्यादा ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये टाउ वी परमिसिबल है, ये टाउ वी मान लीजिए एक्चुअल है, मैंने वी एक्चुअल से दिखा दिया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, बस इतना जानिए कि दिस शुड नॉट एक्सीड दिस वन, ठीक है ना। शियर के बारे में ये आपने समझ लिया। अब तीसरी चीज जो आपकी आती है वो आती है डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन समझ लीजिए, बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं बाकी दो को बाद में समझा दूंगा अगले लेक्चर में, फिलहाल के लिए आपने डिफ्लेक्शन को समझना है। अच्छा अब फिर वही डिफ्लेक्शन में भी काम कि आ कितना सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन L/325 से ज्यादा नहीं होती। यहाँ L क्या है, यहाँ L क्या है, इसका इफेक्टिव स्पैन है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो उसका L/325 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली आएगा कितना वो यहां पे समझना जरूरी है। ये देखिए ये है मैक्सिमम परमिसिबल, मतलब इसका क्या हुआ बताइए, मैक्सिमम परमिसिबल का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम परमिसिबल का मतलब हो रहा है इससे ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़नी चाहिए। अब L क्या है, L उसका स्पैन है,
जैसे बीम जो लंबाई है और 325 एक कांस्टेंट है जो कोड ने बताया है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये तो आप पता कर लेंगे, जब बीम दिया जाएगा ना तो उसका स्पैन भी दिया जाएगा कितना है, तो स्पैन से डिवाइड कर लीजिएगा, ये वैल्यू पता चलेगी। आपको ये पता चल गया कि मान लीजिए इसका वैल्यू आपने कुछ रखा और यहाँ रखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। सपोज 15 mm आ गया, ये इसका वैल्यू कितना आ गया, 15 mm आ गया। अब आपका डिफ्लेक्शन 15 mm से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो कैसे पता चलेंगे कि मेरे में कितना हो रहा है बीम में? तो आप जानते हैं डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आप सोम में पढ़े होंगे कि सोम में वैल्यू, देखिए सब में यही कहानी हो रही है। मोमेंट आ कितना रहा था और कितना आ सकता है मैंने बता दिया। शियर स्ट्रेस आ कितना रहा है और कितना आ सकता है बता दिया। डिफ्लेक्शन इतना आ सकता है, लेकिन आ कितना रहा है वो भी समझ लीजिए। कितना आ रहा है जरा फटाफट देख लेते हैं हम लोग। डिफ्लेक्शन, तो आप लोग जानते हैं डिफ्लेक्शन अलग अलग लोड के अनुसार अलग अलग बीम पे होता है। जनरली अगर कोई बीम इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल लोडिंग के साथ हो तो आप जानते हैं डिफ्लेक्शन होता है 5/384 W, स्मॉल w है ये, कैपिटल होता तो फिर एक L, WL⁴ अपॉन EI। ऐसा कोई फॉर्मूला सोम में पढ़े हैं क्या आप लोग? अगर यूडीएल हो, यूडीएल और उसके साथ सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो उसमें डिफ्लेक्शन इतना होता है, इतना होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। निकालेंगे इसको निकालेंगे, ई वगैरह आई सब कुछ रख के देखेंगे कितना आ रहा है। अगर ये 12 mm आया, 13 mm आया, 14.5 mm आया, तब तक तो बीम सही है। लेकिन अगर कहीं इसकी वैल्यू, मतलब ये जो एक्चुअली आ रहा है वो 15 से प्लस हुआ तो गलत हो जाएगी बीम, उसमें डिफ्लेक्शन जरूरत से ज्यादा हो रहा है। तो आपको ये पता चल गया यहाँ पे कि बेंडिंग में क्या करना है, शियर में, डिफ्लेक्शन में। मतलब बेंडिंग की भी वैल्यू निकालनी है, शियर की भी और डिफ्लेक्शन की भी, और ये देखना है कि वो जरूरत से ज्यादा ना हो रही हो। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो बाकी 2 टॉपिक और बचे हुए हैं उनको भी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद धड़ाधड़ न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब वीडियो कंटिन्यूज हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, परेशान मत होइए, वीडियो चलती रहेंगी, आप लोग मन लगा के पढ़ते जाइए। नोट्स के बारे में मैंने शुरू में ही जानकारी दी थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।